नमस्ते। आज बात करते हैं नेपाल में हाल में हुई उथल-पुथल की। हेडलाइन से कहीं ज्यादा गहरी। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस पूरे संकट की एक बहुत बड़ी मानवीय कीमत चुकानी पड़ी है। कम से कम 72 लोगों की मौत हुई है। और घायलों का आंकड़ा वो तो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। 2100 से भी ज्यादा लोग घायल हुए। और देखिए, हालात इतने बिगड़ गए, असर इतना गहरा था कि देश के प्रधानमंत्री तक को इस्तीफा देना पड़ गया। तो सवाल यही उठता है कि आखिर हुआ क्या था? एक देश इस मोड़ पर कैसे आ पहुंचा? देखिए, ये जो राजनीतिक भूचाल आया, ये कोई रातों रात नहीं हुआ। ये नतीजा था भ्रष्टाचार के खिलाफ उठी एक जबरदस्त लहर का। एक ऐसी लहर जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। लेकिन इस पूरे विद्रोह की जड़ को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस एक घटना पर जिसने असल में चिंगारी को आग बना दिया। वो घटना थी सरकार का एक फैसला, जिसने इस पूरे हंगामे को भड़का दिया। सरकार ने क्या किया? उन्होंने कुछ पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कुछ वक्त के लिए बैन कर दिया। अब इसमें फेसबुक, व्हाट्सएप, एक्स मतलब जो आजकल बातचीत के सबसे बड़े जरिए हैं, वो सब शामिल थे। लोगों ने इसे सीधे सीधे सेंसरशिप और सरकार की मनमानी माना। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। ये जो सोशल मीडिया बैन था ना, ये तो बस एक चिंगारी थी। असली बारूद वो तो सालों से इकट्ठा हो रहा था। इन प्रदर्शनों को अक्सर जेन ज़ी मूवमेंट भी कहा जाता है, और इसकी वजह थी सिस्टम के खिलाफ एक गहरी निराशा। लोगों को लग रहा था कि पूरा सिस्टम ही टूट चुका है। चारों तरफ भ्रष्टाचार था, असमानता बढ़ रही थी, आम लोगों के लिए मौके खत्म हो रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि सिर्फ कुछ खास लोगों को ही सारे फायदे मिल रहे हैं। और ये जो अन्याय वाली भावना है ना, इसे एक शब्द ने बहुत अच्छे से पकड़ लिया, नेपो बेबीज। ये शब्द प्रदर्शनकारी उन नेताओं के बच्चों के लिए इस्तेमाल कर रहे थे जिन्हें लगता था कि उन्हें बिना मेहनत के सब कुछ मिल रहा है। और फिर हुआ ये कि लोगों का गुस्सा बढ़ता गया और प्रदर्शन हिंसक हो गए। सरकारी इमारतों और अमीरों की संपत्ति के जो प्रतीक थे, उन्हें निशाना बनाया जाने लगा। देश में लूटपाट और आगजनी जैसी घटनाएं भी हुई। जब हंगामा इतना बढ़ा तो सरकार के टॉप लेवल पर एक बहुत बड़ा नाटकीय बदलाव आया। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया। उनकी जगह पर एक अंतरिम सरकार बनी जिसे लीड किया सुशीला कार्की ने, और इसके साथ ही वो नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री भी बन गई। अब इस नई सरकार ने आते ही लोगों के गुस्से को शांत करने के लिए और जो नुकसान हुआ था उसे संभालने के लिए फौरन दो बड़े वादे किए। पहला, पीड़ितों के परिवार वालों को मुआवजा देना, और दूसरा, घायलों का इलाज करवाना। तो अब जब धीरे धीरे शांति लौट रही है, तो सवाल ये है कि नेपाल के लिए आगे का रास्ता क्या है? अब क्या होगा? फिलहाल तो देश का फोकस भविष्य पर है। आज की बात करें तो शांति लौट रही है, कई जगहों से कर्फ्यू हटा लिया गया है, और स्थिरता लाने के लिए 5 मार्च 2026 को नए चुनाव कराने की तैयारी है। लेकिन चुनाव से पहले भी इस अंतरिम सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। उन पर बहुत ज्यादा दबाव है कि वो उन्हीं मुद्दों को सुलझाएं जिनकी वजह से ये सब शुरू हुआ, जैसे सुरक्षा बलों ने जो ज्यादतियां की उनकी जांच करना, सिस्टम में जो भ्रष्टाचार भरा पड़ा है उसे जड़ से खत्म करना, और सबसे जरूरी, सरकार में लोगों का भरोसा वापस लाना। और यहीं पर आकर हम नेपाल के भविष्य से जुड़े सबसे बड़े सवाल पर रुक जाते हैं। क्या सिर्फ एक चुनाव करवा देने से किसी देश का टूटा हुआ भरोसा वापस जुड़ सकता है?